आपको कुछ भी नहीं पता, आपको झूठ उन्होंने तो बोलकर बैत कर ली थी, बातें उन्होंने तो झूठे बैत किस्से कर बताए ली गए थी। हैं। तो मिर्जा फजल ने शायद फजल ने, नहीं छोटे नहीं नहीं, बेटे फजल ने ने की बात, थी। मिर्जा मिर्जा नहीं फजल फजल ने नहीं की, वो मिर्जा सुल्तान फजल ने की। जिंदा रहे हैं, और बाद में उन्होंने दूसरे बेटे के हाथ, वो सुल्तान हाँ, की जो बात, बड़े थे ना वो बाद, सुल्तान की बात अब कर हाँ, रहा हूँ। वो सुल्तान ने बैत की थी, तो फजल ने, मेरा ख्याल है दोनों ने कर ली थी, एक ने बाद में की थी, एक ने नहीं 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 कर ली। नहीं 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 नहीं, दोनों ने नहीं की, आपको नहीं पता, दोनों ने नहीं की, आपको नहीं पता। फजल ने मिर्जा साहब की बैत नहीं की, इसीलिए मिर्जा साहब ने उसका जनाजा नहीं पढ़ा कि उसने मेरी बैत नहीं की है। ये कसूर था उसका। इतना ताबेदार बेटा, उसका जनाजा नहीं पढ़ा, कसूर उसका ये बैत नहीं किया। किसके साथ इस बंदे का उसने सलूक था, ना अपनी औलाद। अच्छा, आपको एक और आखिरी बात बता दूं, हम तो बेटा सुन रही हैं। जी। मिर्जा साहब ने अपना ही बाग, अपनी ही बीवी नुसरत जहां बेगम के आगे रहन रखा था। क्यों रखा था पता है आपको? नहीं पता? मैं नहीं। बताता हूं। जी। असल बात यह है कि मिर्जा साहब चाहते थे कि जो पहली बीवी के बेटे हैं ना, सुल्तान और फजल, ये मेरी बाग की आमदनी से कुछ इनको मिले ना। इसलिए मिर्जा साहब ने झूठ मूठ का रजिस्ट्री तैयार करवा के, वो जो स्टाम्प पेपर पे नहीं तैयार करते, रहन रखना, समझती हैं क्या होता है रहन रखना? रहन रखना, हाँ जी, रहन, वो जो रहन रखते हैं ना, हाँ, बदले यानी में कोई चीज बदले में। हाँ, पैसे लेकर आपको एक प्रॉपर्टी दे दी जाती है कि ये पैसे आपने मुझे उधार दिए हैं, 30 साल तक अगर मैंने ये पैसे आपको अदा नहीं किए तो ये प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। 30 साल के लिए मिर्ज़ा साहब ने वो अपना ही बाग नुसरत जहां बेगम के आगे रहन रखा। रहन रखने की वजह ये थी कि वो चाहते थे कि रहन रख दूंगा नुसरत जहां बेगम के आगे तो नुसरत जहां बेगम मालिक बन जाएगी। 30 साल के बाद पैसे तो मैंने देने ही कोई नहीं, पैसे तो अब, अच्छा वो पैसे कहाँ से आए हैं? 5,000 रुपये के इवज वो बाग रहन रखा गया। कितनी रकम है? 5,000 रुपया। 5,000 में से 4,000 के जेवरात मिर्जा साहब ने लिए हैं अपनी बीवी से, और 1,000 रुपये के नोट लिए हैं कि 1,000 का जेवर 4,000 के नोट है। बहरहाल वो 5,000 रुपया नुसरत जहां बेगम के पास कहां से आया, बता सकती हैं आप? नुसरत जहां बेगम जो एक काले संदूक में अपना जहेज लेकर आई थी, और जब दिल्ली से चली थी तो वो काले संदूक में दो जोड़े कपड़ों के, 2 जोड़े जूतों के रख के, उनकी ताला लगा के ना बक्से को, चाबी मिर्जा साहब को पकड़ा दी थी कि इसमें इसका जहेज है, नुसरत जहां बेगम का। वो जो दिल्ली से एक बक्स में संदूक में अपना पूरा जहेज लेकर आई थी, उसके पास ये 5,000 रुपया कहां से आ गया जो आज का 5 करोड़ रुपया है? पता है आपको? उस जमाने का 5,000 रुपया 1897 का, आज का वो 5 करोड़ रुपया है। वो नुसरत जहां बेगम के पास कहां से आना था? वो वो एक झूठ। रहन रखा ना, जेवर रहन रखा ना। नहीं, जेवर तो मिर्जा साहब ने ही बनवाकर उसको दिया हुआ था, और मिर्जा साहब ने उससे जेवर लिया, जेवर के बदले में बाग उसके आगे रहन रखा। बात समझ आई कि नहीं आई? जेवर ले लिया और बाग दे दिया। हाँ, बाग दे दिया, जेवर भी ले लिया, और 4,000 रुपया नकद भी ले लिया। अब ना तो 4,000 है उसके पास, और जेवर भी उसके पास ही है। वो तो सिर्फ कागजों में लिखवाया ना, जो रजिस्ट्री जाली तैयार करवाई थी ना मिर्जा साहब ने, उसके अंदर जाहिर लिखा जाता है कि आपने किसके एवज ये बाग रहन रखा है। तो वहां लिखा हुआ है कि जेवर और पैसे हैं। कितना जेवर और कितने पैसे हैं? 4,000 का जेवर है और 1,000 रुपये के कैश है, नकद है भाई। एक ना हੱਥ उसके ਦੇ पास ਦੂਜਾ चार, ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਨੂੰ ਮੋੜਦਾ ਸੀ, ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਧਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਲਾ ਫੜ तेरा ही है। हाँ 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 हाँ, क्योंकि वो तो नुसरत जहां बेगम का जेवर मिर्जा साहब ने बनवा के दिया था ना।
वो कोई बाहर से तो जेवर आया नहीं था, ना नुसरत जहां बेगम लेकर आई थी। मीर नासिर नवाब तो मिर्जा साहब को गालियां दिया करता था और उनके खिलाफ नज़में लिखा करता था। तो मीर नासिर नवाब ने क्या देना था बेटी को? वो तो एक काले संदूक में जेज दे के भेजा था। बहरहाल मीर नासिर नवाब की उस बेटी के पास कुछ नहीं था, वो मिर्जा साहब ने उसको जेवर बना के दिया हुआ था। मिर्जा साहब की वो बाग थी, प्रॉपर्टी थी, कार था, जो भी था। मिर्जा साहब ने एक जैली रजिस्ट्री तैयार करवाई। वो मिर्जा साहब के रूहानी खजाइन में ये बात लिखी हुई है, अपने हाथ से उन्होंने वो इनकम टैक्स वाला जो केस है ना मिर्जा साहब का मुकदमा, पता है आपको मिर्जा साहब पर 6 मुकदमे बने थे जिंदगी में। उन्होंने 6 मुकदमे भुगते हैं, 5 मनाजरे किए हैं, 6 मुकदमे भुगते हैं। 2 फौजदारी मुकदमे हैं, 4 दीवानी मुकदमे हैं। उनमें से एक मुकदमा वो था कि उन पर इनकम टैक्स लगता था। वो जो इनकम टैक्स वाला आया था उसने ये बात सारी रिपोर्ट लिखी है, वो मिर्जा साहब ने अपनी रूहानी खजाइन में खुद अपने हाथों दर्ज की हुई है। उसमें ये लिखा हुआ है कि मिर्जा साहब ने अपना बाग अपनी ही बीवी नुसरत जहां बेगम के आगे रहन रखा है और 5,000 की इवज़ रखा है। वो मिर्जा साहब ने उससे जेवर और कैश लिए है। तो मिर्जा साहब बड़े मजबूर और मकहूर आदमी हैं, पैसा इनके पास है नहीं, इसलिए इनको टैक्स नहीं पड़ता। टैक्स से इनको इस्तिस्ना दी जाए क्योंकि गरीब आदमी है, ये तो मजबूर है। इन्होंने तो अपना बाग भी रहन रखा हुआ है अपनी बीवी के आगे। ये ड्रामा किया है। ये है वो मिर्जा साहब का किरदार जो आपको बताया नहीं जाता। रईस साहब का ध्यान है। ये है उनका वो किरदार जो आपकी आंखों से ओझल है, क्योंकि आपको तो ये बताया बच्चों से प्यार करते थे, औरतों से उसने सलूक करते थे और अपनी बीवी से भी बड़ा। बेगम ने, उनकी बीवी ने खुद अपना जेवर दिया था, सारा अपना वो उनको जरूरत थी, उन्होंने दीन की खातिर अपना खर्च करना था तो बेगम ने खुद दिया था वो सब। ना 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 आपको तो पता ही नहीं। आप बेटा ऐसे ना करें बेटा, मैं देखे ना सर्दी भी है, अंधेरा भी है, मैं ड्राइव भी कर रहा हूँ, मेहनत भी कर रहा हूँ, ऐसे ना करें। अभी आपने कहा मुझे पता ही नहीं है बाग के रहन रखने का किस्सा। नहीं बाग का नहीं, लेकिन जेवर का तो मुझे पता है ना। वो उन्होंने कहा कि मेरी खदीजा भी हैं, तो हजरत खदीजा ने अपना सारा माल उनके हाथ पे रख दिया था नबी पाक। नहीं मिर्जा, अच्छा बताएं, 4,000 रुपए का वो जेवर मिर्जा साहब ने उससे लेकर किधर लगाया, कहाँ पर खर्च किया? क्यों गलत बयानी करती हैं आप? दीन के काम पे लगाया है 4,000 आमन नजीर साहब को लगाया तो बाग क्यों रुकवाया फिर? आमन नजीर साहब वो बाग क्यों रुकवाया? आमन नजीर साहब वो उन्होंने मस्जिद के लिए दिया था। मस्जिद मेरा मुझे अभी याद नहीं है, मस्जिद मुबारक या मस्जिद अक्सा की तामीर में जरूरत थी तो उन्होंने हजरत साहब ने मांगा था तो मांगा। ओ जाओ 5,000 रुपए का उस जमाने में शादी हाल बन जाता है 5 करोड़ रुपया। यार जेवर दिया था 5,000 का, पता नहीं आप कहाँ से कहानी लेके आए हो। 5,000 रुपया वहाँ पर अभी मैं निकलवाता हूँ। कटोर वहाँ निकल जाए ना, मजा दो वहाँ निकालो। वो मेरे ख्याल 12वीं या 13वीं जिल्द में होगा वो इनकम टैक्स वाला मुकदमा। हाँ जी, अभी मैंने कहा 5,000 रुपया। अहमद नजीर साहब देखें, आप उस दिन भी ये बात झूठ बोल रहे हैं आप मस्जिद बनाने के लिए 5,000 रुपया। मैं नहीं झूठ बोल रहा। हफीज शेख साहब, अहमद नजीर साहब, हफीज शेख साहब, अहमद नजीर साहब गलत बात। एक मिनट, अभी थोड़ी देर पहले आप बीबी को कह रहे थे। देखें एक बात किताब निकल जाए तो फिर ऐसे ना करें ना, प्यार सारे ने शोर ना करें। शोर अभी ये चेक करें होना ना। नहीं बात 5,000 रुपया मस्जिद में दिया था। जो बात सही क्यों गलत बयानी करते हैं? मस्जिद में देने के लिए 5,000 रुपया दिया है। जो बात सच है वो करें। अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे वो थोड़ी देर वाले छोड़े, अभी वो निकाल मुझे लेते हैं यार किताब तुमने को मेरा तो माइक देख बंद लेना। करना है। हफीज साहब शोर करते हैं आप। अमानती तू पहला बंदे ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੋਲਣ। ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਗੱਲ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਕੋਈ ਪੇਜ आप उस दिन भी ਸੋ ਜਿਲਦ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? autostrada अमर भाई पेज ते जिल दस्यो। साहब ने कहा है कि मैंने जनाजा इसलिए नहीं पढ़ा कि वो उसने वो मेरे पे ह्यूमैनिटी। यार मत करो इस यार अमर भाई जब बोलेंगे अमर भाई नहीं, मैं भी तो बात ही कर रहा हूँ, मैं भी तो बात ही कर रहा हूँ, मुझे बात करने क्यों नहीं देते तुम? जिया भाई पेज आमन नजीर हर बंदे को यही बात कहते हैं, उन्होंने अपने बेटे का जनाजा नहीं पढ़ा क्योंकि उसने उनको माना नहीं था। आप गलत बयानी करते हैं आमन नजीर। देखें वो अभी कॉल कर रहे हैं तो जब आपसे बात ह्यूमैनिटी में बात कर रहा हूँ। हफीज शेख साहब एक सेकंड रुकियो। जिया भाई पेज ते जिल दस्यो। मैं दसदा 1 मिनट ठहर जा यार। ओके
अगर सच्ची हो तो बात करने दो ना, बार ऐसे नुचेरा बार माइक बंद करते हो, बार माइक बंद करते हो। अच्छा डॉक्टर आमन नजीर साहब साहब बात कर रहे हैं, आप ना करें। आमन नजीर साहब बात कर रहे हैं, आप ना करें। ਮੈਂ ਤੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ आराम नाल इंज ਹੁੰਦੀ है कि मैं सिर्फ मैं 1 सेकंड बोलांगा, अगला 10 मिनट, फिर मैं 1 सेकंड बोलांगा, अगला 10 मिनट। आराम नाल 513 जी 13वीं जिल्द। 513 13वीं जिल्द। हाँ कौन सी किताब है? ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰਤਾ ਜੇ ਮਿੰਟੀ ਫੋਨ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਕੀ ਗੇਮ ਪਾਈ ਜੇ? ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਮਿਊਟ ਕਰ ਹੜਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਮਿਊਟ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਮੈਂ ਪਿਆ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੈਸਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5000 ਰੁਪਇਆ ਬੀਵੀ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਜ਼ੇਵਰ ਲੈ ਕੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣਵਾਤੀ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ? ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਵੋ ਤੇ ਆ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਜੇ ਆ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲਾ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਵਹਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕਰਕੇ 5000 ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਗਰ ਵਹਾ ਦਿਓ। ਵੱਡਾ ਕਰੋ ਨਾ ਮੈਂ ਬਹਾਵਾਂ। ਜਿੱਥੇ 5000 ਰੁਪਇਆ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਵਹਾ ਦਿਓ ਬਸ। 5000 ਵਾਲਾ ਸਫਰ ਨੰਬਰ 517 ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ 5000। ਦੱਸੋ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਫੋਨ ਹੈ ਹੁਣ? ਦੱਸੋ 5000। ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਵੋ ਕਾਲ ਤੇ ਯਾਰ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬੋਲ ਕਰਨ ਲੈਣਾ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੇਖੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆਮਰ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੈਰ ਬੰਦਾ ਉਚਲੀ ਵੀ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਮਰ ਭਾਈ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਲੈ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿਓ ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਲੈ ਲਓ। ਜੀ ਮੈਂ ਰਿੰਦੀ ਜੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੀਚੇ ਬਲੌਗ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਕਦੇ ਅਕਸਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਫੇਵਰ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਮਸਲਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਫੇਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਮੈਂ ਬਸ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਬਰਾਡ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਿਓ ਬਰਾਡ? ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨੀਚੇ ਬੈਠਾ RIZ ਰਿੰਦੀ ਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਓਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਹੈ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੀਬੀ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਾਲ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਓਕੇ ਜਜ਼ਾਕ। तो यार मेरे को पूरी डाउनलोड ही नहीं हुई किताब को, कड्यो मेरे को नहीं। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੋਵੇ ਡਾਊਨਲੋਡ। ਉਹ ਨਾ ਹਫੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਵੋ ਕਾਲ ਤੇ। ਹਮਿਊਨਿਟੀ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਗੈਰ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੀਨੀ ਵੀ ਕਰ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਆਮਰ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਯਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੈ ਲਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਤਾਰਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਉਧਰ ਆ ਗਈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਫੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਸਾਡੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਕੱਢ ਜਾਣੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਲ ਕੱਢੇ ਉਹਨੂੰ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਦਿਓ, ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਵਸੀਮ ਭਾਈ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਢੇ ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਛੜਿਆ ਬਾਈ। ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਬਗਾਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਲ ਕੱਢੇ ਉਹਨੂੰ 1 ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਫੇਰ ਸਾਹਿਬ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ ਉਹ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਿਗਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ जी हाँ जी, सीरत मेहदी वाला तो मैं बता देता है, बाकी दूसरे का मेरे को नहीं है मेरे वाला। ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? 5000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਬਾਗ ਲਿਖਿਆ। हाँ जी 5000 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖਜ਼ਾਨਾ। 30 साल वास्ते बाग रखे है। सिस्टर सुन रही है बात? 30 साल के लिए वो बाग रहन रखा गया है और 5000 के इवज रखा गया है, और सिर्फ इस बदनीति पर मबनी है वो सारा प्रोग्राम कि इनको बाग से चीज ना कोई मिले। इतनी कहानी है, वरना 5000 रुपया बीवी के पास आया थे जो मिर्जा साहब ने लेना, वो मिर्जा साहब के पैसे हैं। बीवी के पास अपनी कोई आमदन तो है नहीं ना, अपनी कोई इसकी कोई अलहदा से सेविंग तो है नहीं कि जो मिर्जा साहब ने उससे 5000 लिया है।
है जी 4000 रुपए का जेवर और 1000 रुपया नगद वसूल पाया है। लो जी देख लें जी, पढ़ लें सिस्टर। क्या 5000 रुपया उस दौर में मिर्ज़ा साहब अपनी बीवी से, अच्छा फिर 5000 का फिगर भी क्यों रखा है ये मैं आपको बात बताऊं। रहन का ये असूल है कि अगर रहन आप वो रकम वापस नहीं कर सकते, आपका जो वारिस है, जो आपका हिस्सेदार है, बेटा भाई भतीजा, वो उस रहन की रकम को पे करके वो ले सकता है कि भाई असल वारिस तो हम है, हमारे वाले करो हमारी चीज। इसलिए मिर्जा साहब ने 5000 के एवज रखा है कि अगर फजल और सुल्तान इस बाग को छुड़ाना चाहेंगे तो 5000 दे के छुड़ाएंगे ना, 5000 रुपया दे के छुड़ाएंगे ना, वैसे तो छुड़ा नहीं सकते कानूनी तौर पर। तो ये 5000 के एवज इसलिए मिर्जा साहब ने ये वारदात डाली है, वरना ये 500 के एवज भी रख सकते थे, 1000 के एवज भी रख सकते थे। 5000 का फिगर इसलिए रखा कि अगर वो लड़के इरादा कर लें कि अपने बाप की प्रॉपर्टी लेनी है, इस नई दुल्हन से छीननी है वापस, तो 5000 रुपया अदा करेंगे। तो फिर उनको तो 5000 का तो वो बाग ही नहीं था, बाग की टोटल कीमत 5000 रुपया नहीं थी। अब अंदाजा करें कि ये इस बंदे ने अपनी औलाद को भी नहीं माफ किया, अपने बेटों को भी माफ नहीं किया। वो इतना ताबेदार बेटा फजल है कि जिसने मशरूत तलाक लिख के भेज दी कि लो जी अब्बा जी का हुक्म आ गया, तलाक दे दो बीवी को। इस बंदे ने उन बच्चों के साथ क्या सलूक किया। सोचें जरा, सोचें किस बंदे को आपने समझा हुआ है कि ये नबी पाक के पहलू पे पहलू जाके खड़ा हो गया है। ये नबी पाक के जूतों के तलवों के नीचे जो खाक लगी हुई है ना, उसको भी नहीं छू सकता। जुल्म है। आप फिर कहते हैं कि हमें नफरत की निगाह से लोग देखते हैं मुसलमान। अगर आप इस बंदे के बारे में ये दावा करें कि ये नबी पाक के पहलू पे पहलू आके खड़ा हो गया है, तो लोगों ने तो मुसलमानों तो फड़कना है कि जालिमों, ऐसा जालिम दरिंदा सिर्फ इंसान, इसको हमारे नबी के बराबर लाके खड़ा कर रहे हो और हमसे तवक्को रखते हो कि हम आपकी रिस्पेक्ट करेंगे या मोहब्बत और मेहरबानी से पेश आएंगे। किरदार देखें और अपना दावा देखें। ये किरदार है और दावा बराबरी का है कि मैं नबी पाक के बराबर हो गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आमिर भाई दावा बराबरी का नहीं, दर्जे में बढ़ गया बराबरी है तो ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आगे बढ़ गया हो बराबरी से ऊपर। वो कहते हैं कि नबी पाक तो पहली रात का चांद की तरह है, मैं तो 14वीं के चांद की तरह हूँ। कुतुबा इस्लामिया में लिखा हुआ है। मुझे तमाम मेरा तख्त से मैनू आवाज नहीं आ रही यूसुफ भाई, नहीं आवाज नहीं आ रही है ना जी। सिग्नल का। दूसरे साहब बकरे खवाओ तुसी लाल होए हो। हम तो नहीं बेटा, आप सुन रही हैं आवाज मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, ये बंदा नबी पाक के पहलू पे पहलू तो क्या, नबी पाक के जूतों के हाथ के बराबर भी नहीं है। अमर भाई अमतुल हई साहबा हैं या इम्मा साहबा हैं? नहीं नहीं, मुझे पता है इनके नाम का, इनके भाई के नाम का भी पता है, इनके अब्बू के नाम का भी पता है, तो वो बात छोड़ें। ये बंदा आपके सामने अब शख्सियत सारी आ गई है, इसको छोड़ दें आप लोग। मुझे तो अफसोस होता है आप जैसी बहनों बेटियों पर कि आप यूरोप में आके, अमेरिका कनाडा में आके, यूएसए में आके, मतलब आप अपने अपने गले में वो लटका के बोझ, वो तोक लटका के क्यों घूम रहे हैं आप? उठा के मारे इनके मुंह पे और इनको कहें कि हम ऐसे बंदे को फॉलो नहीं करना चाहते। अल्लाह के नबी का लाया हुआ दीन वो सब के लिए है। हमने कोई अहमद नज़ीर का दीन तो नहीं कबूल करना, हमने अल्लाह के नबी का वो छोड़ा हुआ दीन कबूल करना है, वो जो 1400 साल पहले छोड़ के गए। ये बंदा तो इस काबिल ही नहीं है इसको फॉलो किया जाए। ये इसका किरदार है, बच्चों के साथ और औरतों के साथ और घर अपनी औलाद के साथ, नहीं ये अपने मुरीद के बच्चों के साथ। इसका हवाला दे मुझे, जो बच्चों का आपने कहा ना, वैसे एक आधा वाक्य ऐसा हो गया होगा, लेकिन जो मैंने पढ़ा है वो बच्चों से बड़ी मोहब्बत करते नहीं, लेकिन अगर नबी पाक के पहलू पे पहलू खड़ा करना था तो नबी पाक की जिंदगी का तो एक भी वाकया नहीं है
हजरत अनस कहते हैं मैं 10 साल नबी पाक की खिदमत की है, लेकिन नबी पाक हवाला मुझे कहते थे पानी लेकर आओ। इसमें ये चीज नहीं आई, ये मैंने पहली दफा सुनी है, इसलिए मैं खुद भी देखना चाहूंगी। हाँ हाँ, मैंने आपको हवाला दे दिया ना, ये डिस्प्ले जिक्र किया हबीब। हुआ है मैंने हवाला, जिक्र हबीब सफ़ा 66। लो जी, पढ़ के सुना दें, पढ़ के सुना दें। हाँ मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ। ये जिक्र हबीब मुफ्ती सादिक साहब जो थे ना, उन्होंने लिखी थी, इसका सफ़ा नंबर 66 है। इसमें जो सबसे नीचे वाली हेडिंग है ना, मियाँ गुलाम हुसैन साहब पर इब्तला, ये रेड कलर में मैंने हाईलाइट किया हुआ है। अब गुलाम हुसैन ही नाम है ना, गुलाम हुसैन गुलाम नाम है। हुसैन, मियाँ गुलाम हुसैन। मैं इसको पढ़ने लगूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक दफ़ा हजूर के मकान में चंद लड़के आपस में खेलते हुए किसी बात पर झगड़ पड़े। मियाँ गुलाम हुसैन साहब के लड़के ने शेख रहमतुल्लाह साहब के लड़के को गाली दी। शेख साहब के लड़के ने हजरत साहब के पास शिकायत की। हजरत साहब ने मियाँ गुलाम हुसैन के लड़के को चंद थप्पड़ मारे। कान के नीचे रख के चपेट दूंगा तुम्हें कान के नीचे रख के लगाई। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। ये है जी बच्चों से उसने सलूक। हवाला डिस्प्ले किया हुआ है, सिस्टर आप खुद भी पढ़ लीजिए। यार हमने क्यों झूठ बोलना है? हमने झूठ बोल के लोगों को दीन की तबलीग करनी है और रद्द कादियानियत करना है। वो भी बताएं अमर भाई, जो बच्ची जो है अच्छा। थी लोटा पकड़ाने के लिए, तो वो पानी गर्म हो गया, उससे कुछ ज्यादा थोड़ा सा बताएं जरा वो भी। हाँ जो मिर्जा साहब मतलब है डाल दिया। हाँ हाँ, वो गर्म पानी ले आई तो वो कभी गर्म, पता है टेम्परेचर ज्यादा होता है पानी का, हम भी टूटी खोलते हैं तो उसमें कई दफा ज्यादा तेज आ रहा होता है गर्म पानी। वो उसने ख्याल नहीं किया, वो गर्म पानी थोड़ा ज्यादा हो गया, मिर्जा साहब को गुस्सा चढ़ गया। मिर्जा साहब ने वो गर्म पानी उसके हाथों पे डाल के उसके हाथ जला दिए। ये जुल्म है। इस बंदे ने लोगों के मतलब बच्चों के साथ, नौकरों के साथ, खिदमत करने वालों के साथ, अपने बेटों के साथ जो बंदा ये जुल्म कर रहा है, वो लोगों के बच्चों के साथ और नौकरों के साथ क्या सलूक करता होगा? अपने बच्चों के साथ ये जो जुल्म किया है, कहते हैं कौन भाई किसकी तरफ से बात है? सांप जो है ना, सांप, उसके बारे में आता है कि वो अपने ही अंडे पी जाता है, सपनी जो होती है। भाई इसके आगे ये भी तो देखिए ना कि अपने ईमान और अखलास के सबब उन्होंने तौबा की और वापस कादियान में आ गए। कि मतलब क्या करते फिर? ईमान अखलास तो लोग जो भी है लोगों का, मिर्जा साहब ने क्या किया? सवाल ये है। वो तो खलीफा अव्वल ने मिर्जा नूरुद्दीन ने अपने बच्चों को खुद सख्ती की थी, मारा था या सख्ती की थी कि अपने बच्चों को मारना और होता है, वो बाप होता है। जी। गुलाम हुसैन के बच्चे मिर्जा साहब के अपने बच्चे नहीं, मिर्जा साहब ने उनको मारा है। और नबी अलैहिस्सलाम की, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, सारी जिंदगी में एक वाकया इस तरह का। उस जमाने में रवाज था, दूसरों के बच्चों को भी अपने बच्चे की तरह समझते थे और सख्ती कर देते थे बच्चे मतलब पे। वो पर नबी पाक का जमाना तो उससे भी पुराना है ना। नबी पाक ने क्यों नहीं कभी किसी के बच्चों को मारा थप्पड़? ये गलत बातें आप करती हैं। आमिर भाई, ये छोटी सी एक बात है। वो तो चलो जी नबूवत के दर्जे में पहुंचे हुए हैं। मैं आपको अपना जाती वाकया बता देता हूँ कि मुझे बचपन में मेरे हमसाये ने एक बार थप्पड़ मारा था, और वो थप्पड़ जब उसने मारा था तो लड़ाई इतनी वो बड़ी थी कि फायरिंग तक बात जा पहुंची थी। मतलब कि दूसरे के बच्चों को कैसे आप मार सकते हैं भाई? सवाल ही नहीं पैदा होता। वो मारना उस तरह मारना। ये जो अबू बकर भाई आपने वाकया बयान किया ना, मेरे साथ वल्ला सेम इस तरह का वाकया, कर देते थे। सेम इस तरह का वाकया मेरे साथ हुआ कि मेरा ना छोटे छोटे थे हम लोग, तो मेरे बिल्कुल सामने वाला घर था, तो हम दोनों खेल रहे थे, तो हम बच्चे लड़ पड़ते ना, तो मैं लड़ पड़ा, तो मैंने कहीं गुस्से में आके ना उसके टांग शांग मारी। वो गिरा तो दूसरी टांग मैंने उसके पेट में मार दी। तो वो हम दोनों मतलब एज वैल्यू थे, तकरीबन 8-10 साल की उम्र होगी गालिबन। तो वो ना रोता हुआ अंदर चला गया, तो मैं बाहर ही खड़ा हुआ था, तो मुझे मतलब मैं वो नहीं हुआ, मैं क्या ठीक है अभी रोता रोता वापस आ जाएगा। तो उसके चाचू आए बाहर ना, उसके चाचू ने वो बताने लगा कि इसने ना मुझे मारा है। तो उन्होंने ना मुझे 2-3 जड़नी मेरे ना, जिस तरह मिर्जा साहब ने टकाई ना, कान के नीचे टका के मुझे अच्छी तरह याद उन्होंने मारी। तो मैं चुप करके ना इधर उधर होके ना, तो मैं घर पे आ गया। तो वो उसकी अब अच्छा वो
उसके चाचू ने मुझे 2 चपेड़े मार दी। उसकी वालदा जो है ना, उस लड़के की, आफ्ताब उसका नाम है, उसकी वालदा हमारे घर पे आ गई शिकायत लेकर के कि इस तरह है ना, इसको मारा है इसने, इसके पेट में मारी है, इसको उस वक्त से दर्द हो रहा है। 2-3 घंटे गुजर गए तो खैर वो मेरे अब्बा जी ने मेरी बड़ी अच्छी खासी की, तो उन्होंने अब्बू जी ने मुझे एक आध लगा भी दी कि तूने इतनी जोर से उसके पेट में मारा। तो मैंने ना ऐसी वो करते इसी तरह ना, जो मैंने कहा जी वो उसके चाचू ने भी मुझे मारा है और आप भी मुझे मार रहे हैं। लो जी, ये बात कहनी थी, मेरे मुंह से ये लफ्ज निकलना था कि उसके चाचे ने भी मुझे मारा है और आप भी मुझे मार रहे हैं। तो उन्हें क्या मेरे अब्बा जी कह लगे उन्होंने क्यों मारे? मैं क्या जी वो उसने मुझे मारा है। लो जी, वो जिस तरह ये अबू बकर भाई कर रहे हैं ना बात, वो ऐसी लड़ाई बढ़ी कि कह लो ना दूसरे बंद नक दी लकीरां लानियां पै गई कि मेरे को गलती हो गई, मैं ਤੁਹਾਡੇ मुंडे ਨੂੰ चपेड़ मार देना, कह तेरी ऐसी नहीं तैसी, लेकिन बहुत बार गई। अब ये बात ये है कि इमा साहिबा, आपका बच्चा जो जाता है स्कूल, आपको वो रोता हुआ आकर बताए कि मुझे वहाँ किसी ने मेरे मुंह पे चपेड़े मारी हैं या मुझे थप्पड़ मारे हैं, तो मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, आप उसको क्या कहेंगी कि अगर मेरे बच्चे ने शरारत की थी तो मुझे बताते, तो मैं इसकी सलाह करती, लेकिन इसको थप्पड़ मारने का हक किसने दिया? नहीं नहीं नहीं, ये वो उसकी ये शिकायत नहीं करने कि की बच्चे को चपेड़ मारी जाए। बच्चे ने एक दफा आके बताया था, कोई ऐसी बात हुई थी कि कोई बदतमीजी किसी बच्चे ने की या गलत तरीके से बात की या मारा, जो भी बात थी अब मेरे ज़हन में नहीं है। तो वो मैंने उसको कहा था टीचर को बताओ, मैं खुद तो स्कूल नहीं जा सकती थी, मैंने कहा टीचर को बताओ। तो उसके बाद वो बच्चे ने कभी शिकायत नहीं की, मैंने कहा टीचर को बताओ। बच्चे ने तो बच्चे को मारा ना मोहतरमा, बच्चे को मैंने तो बता दिया, मैंने उसको मारा था, उसने मुझे मारा, या उसके जब चाचे ने मुझे मारा तो वो बात बढ़ गई वहाँ पे। अब मिर्जा साहब बच्चे तो नहीं है ना। सिस्टर जो है ना, ये रहती है उधर कनाडा में या अमेरिका में, वहाँ ये मार नहीं ना सकती थी, वहाँ अलाउ नहीं है, वरना ये खुद भी मारती उसको जहाँ के। नहीं, वैसे भी वो मिसाल दे रही हैं कि बच्चे ने मारा तो मैंने उसे कहा कि टीचर को शिकायत करो। अगर बच्चे ने बच्चे को मारा और उस बच्चे के बाप ने आपके बच्चे को मारा होता तो आपकी क्या सोच होती? क्योंकि यहाँ पे टीचर नहीं मारते, अगर बच्चा कोई करता है ज्यादती, बच्चों पे सख्ती नहीं करते यहाँ पे इस मुल्क में। नहीं, तो आपका बच्चा अगर किसी दूसरे बच्चे से झगड़ पड़ता, बच्चे है ना, लड़ पड़ते हैं, लेकिन अगर दूसरे तो वो कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन अगर दूसरे बच्चे का बाप अगर आपके बच्चे को आगे 2 थप्पड़ मार देता तो आपका क्या नजरिया होता है या क्या सोच होती? उस जमाने में रवाज था, मार दिया करते थे दूसरों के बच्चों को भी, पाकिस्तान में भी सख्ती करते थे। पाकिस्तान हमने नहीं, लेकिन आपकी सोच क्या होती है, आप वो बताएं। कुछ नहीं, अपना बच्चा समझ के मारा होगा। नहीं, बच्चे को थप्पड़ तो चले ठीक है मारा, बातल दावा मार नहीं होती थी, पाकिस्तान के टीचर मारते होते थे, वो मार नहीं होती थी, वो हल्का सा कोई स्टिक लेके ऐसे करके हल्का सा बच्चे को ना, सिस्टर टीचर की हमारे माँ बात बाप नहीं हो भी हमें रही। मारा करते थे, वो भी हमारे टीचर थे तो वो भी मार दिया करते थे, वो तो बड़े होके भी मारे खाई हुई है। सिस्टर टीचर की बात नहीं हो रही, बात हो रही है कि अगर आपका बच्चा किसी दूसरे बच्चे के साथ झगड़ा कर लेता है, बच्चे हैं चले लड़ पड़े कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे बच्चे का बाप अगर उठ के आपके बच्चे के मुंह पे 2 थप्पड़ मार दे और अपने बच्चे को कुछ ना कहे तो आप क्या तो कहेंगी? पुलिस उठा के ले जाती है। यूरोप में, यूके में, यूएसए में थप्पड़ तो बड़ी दूर की बात है ना, बच्चे को सिर्फ गाली दे दे, थ्रेट कर दे, ओए कर दे, पुलिस आके उठा के ले जाती है बंदे को। आप ये क्या बताएं आपने बच्चे के साथ आमिर भाई, अगर बच्चे की जगह कुत्ते को लात मारे तो क्या होता है? बच्चे की जगह कुत्ते को लात मारी थी इनके चौथे खलीफा ने, इनके चौथे खलीफा को पुलिस ने बिठा लिया था उधर, कुत्ते को बच्चे को ये लात मारता ना इनका चौथा खलीफा, तो उसने उल्टा लटका देना था पुलिस वाले ने, हद हो गई है। आमिर भाई, यहाँ पे मामला थोड़ा सा इसलिए भी ख़राब है कि हाजी गुलाम हुसैन के बच्चे को ना सिर्फ ये कि थप्पड़ मारे बल्कि 2 साल के लिए कादियान बदर भी कर दिया था। लो बमाया वो आप ही छड़ के टुर गए ना कि खसमा नु खाए हो जी, मसीह मौत दी बैत ये उसी बच्चे नु मारन लगे है। ये जिक्र हबीब की उसी रिवायत के अंदर मतन के अंदर मौजूद है कि उनको हुक्म दे दिया था 2 साल के लिए कादियान बदर होने का। ये कुत्ते वाली क्या बात आपने बनाई है, ये जरा दोबारा बताएं, ये क्या बात है? आपके जो चौथे खलीफा साहब थे ना, मिर्जा ताहिर साहब, जी। ये यहाँ यूके में जब नए आए तो इनको पता नहीं था ना यूके के कवानीन का। अच्छा। तो एक खातून गुजरी थी, उसके साथ कुत्ता था,
उसका, तो वो कुत्ते ने कहीं छू लिया होगा, पाँव शाँव आगे किया होगा, या कोई शलवार को टच कर गया होगा कुत्ता, या कुछ इस तरह की हो सकता है कुछ उसने किया हो, या भौंका होगा आपके खलीफा की तरफ मुंह करके। आपके खलीफा ने उस कुत्ते को स्टिक मार दी या लात मार दी, कोई चीज़ ऐसी उस पर ज्यादती कर दी। उस औरत ने पुलिस को फ़ोन कर दिया कि मेरे पेट डॉग को एक बंदे ने, ये मुसलमान है, पाकिस्तानी है, दाढ़ी वाला, ये इनका रूहानी पेशवा बना हुआ है, तो उसने मेरे कुत्ते को ये छड़ी मारी है, ये ठुड्डा मारा है। पुलिस आ गई, बुला के ले गई उधर थाने बिठा के। तो इससे आपके खलीफा साहब से आइंदा के लिए जो होता है वो लखवा लखू के थ्रेट्स, वो होता है ना वार्निंग, कि भाई आइंदा अगर आपकी कंप्लेंट आई तो हम आपको उठा के बाहर फेंक देंगे। ये कुत्ते जो है ना यहाँ पर, उनके इंसानों के बराबर हकूक हैं, बल्कि उनसे बढ़कर हैं, क्योंकि वो तो बेचारे बेज़बान, वो तो बोल नहीं सकते। अगर आप किसी इंसान को ठुड्डा मार लेते तो वो भी आगे से आपको कुछ ना कुछ कह लेता। आपने कुत्ते को, बेज़बान जानवर को मारा है। आइंदा अगर इस तरह की हरकत की तो उठा के बाहर फेंकेंगे, बोरिया बिस्तर पर लेट के, रूहानी पेशवा समेत। ये रूहानी पेशवा है तो मरीद समेत। यहाँ पर यूके में माफी भी एमएस साहब, आप भी कहना यूरोप चाहती हैं, में आपको पता है कुत्तों की भी वार्निंग इज्जत तभी होती दी है। जाती है जब बंदा अपनी गलती को अपोलोजाइज करे और कहे कि ये कुत्ते से भी मैं माजरत खाऊं, बात आपने कहाँ फिर ही से, वार्निंग दी बात जाती है। आपने कहाँ से आपने ये बात पढ़ी है? मुझे भी बता दें, किताब मैं भी पढ़ लूँ। ये किताब में नहीं है, ये तो यहाँ का यूके का वाकया। कल की बात भी किताब लिखी नहीं गई इस पे, हमारी बातें सुन के कोई ये लिखेगा तो अमर भाई, लिखेगा। पप्पू भी यूके में ही होता है ना। ये बात वहाँ पर जो लोग आपके मिर्जा ताहिर के मानने वाले, उन सबको पता है। किसी पुराने बंदे से पूछेंगे आपको पता चल जाएगा। अच्छा, नहीं, मैंने नहीं ये बात सुनी। बहरहाल कुत्ते को मारना या बच्चे छोटे को मारना आपको भी पता है। आप यूएसए में हैं, कहाँ पर, यूके में कहाँ पर हैं आप? कनाडा। कनाडा में। वहाँ पर आपको भी पता है कि बच्चों को, कुत्तों को मारना कितना बड़ा जुर्म है। अगर कोई बड़ा बंदा किसी के बच्चे को मार दे थप्पड़, या किसी के कुत्ते को मार दे, मैं कहता हूँ, ये मेरे हमसाये थे यहाँ पर इटली में, वो रोमानिया का था। उसका बच्चा नीचे गैराज में फुटबॉल से खेल रहा, अकेला ही बच्चा था, उसका दोस्त भी कोई नहीं, वो बेचारा अकेला ही फुटबॉल को फेंक रहा था दीवार पे और ले रहा। वो इटालियन उठ के आ गया, वो डिस्टर्ब, वो रात को नौकरी करता था, वो कहता है मुझे डिस्टर्ब कर रहा है बच्चा। उसने बच्चे को कहीं झिड़क दिया या इतना ही कह दिया कि यहाँ ना खेलो, मेरी नींद डिस्टर्ब हो रही है, मेरी नींद खराब हो रही है, तुम मुझे सोने नहीं दे रहे, फुटबॉल दीवार के साथ मार रहे हो। रोमानिया का वो बंदा, वो शराब पी के आ गया, वो शराब पी के आ गया, मुझे कहता अमर दरवाजा खोल। मैंने कहा क्यों, क्या करना है? कहता देखी मैं ਇਹਦਾ बंदोबस्त करने लगा अलेसांद्रो दा। उसने जनाब उसका दरवाजा खटखटा के, उन्हें कहा मेरे बच्चे को क्या बोला तूने? वो कहता मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला, वो फुटबॉल मार रहा था तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, नीचे वो दीवार के साथ ठप ठप की आवाज आ रही थी। कहता है आज के बाद तूने मेरे बच्चे को ये लफ्ज बोला जो तुमने उसको मना किया, एक भी लफ्ज बोला, मैं तुम्हारी जुबान कह के कुत्तों के आगे डाल दूंगा। रोमानिया का था, इटालियन को कह रहा था, इटालियन को जिसका मुल्क है उसको कह रहा था, वो रोमानिया का। जब इसने उसको धमकी दी, उसने पुलिस को कॉल कर दी कि ये तो मुझे कत्ल की धमकी दे गया है। वो जनाब इतनी देर में कैराबिनरी आ गई। फिर वो पुलिस वालों को उन्होंने बताया, उसने रोमानिया वाले ने, कि मेरे बच्चे को इसने ऐसे बोला है। ਕਿਹੜੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਥੋੜੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕ ਲੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣ ਕੋ 10-15 ਬੰਦੇ। मतलब ये ना इखलाकी तौर ना पर, चुको किसी ने भी, ना राणा साहब ने ना लाए, राणा साहब ने रहना, ना इखलाकी तौर पर, ना माशरती तौर पर, ना मजहबी तौर पर, शरई तौर पर किसी तरह से भी इसकी कोई दलील नहीं है कि आप किसी मासूम बच्चे के कान के नीचे रख के 2-4 थप्पड़ लगाएं कि उसने दूसरे बच्चे को गाली दे दी है। आप कौन है थप्पड़ लगाने वाले बच्चों को? वो मासूम बच्चे हैं, आप 20 बार समझाएंगे वो फिर गलती करेंगे,
फिर समझाएंगे, फिर गलती के बच्चे हैं वो। ये रूहानी पेशवा नहीं था। जी नहीं, वो मुझे याद है, बच्चों को ना ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਾਲਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਦਿਨੇ ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਦਿਨੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਖੱਪ ਖੁੱਪ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਤਾ। ਉਸ ਕਹਾ ਭਾਈ ਤੇ ਬਸ ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਲ ਕਰ। ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਈ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਸਕਣਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਂਟ ਦਿਆਂਗਾ, ਅਦਰਵਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਸਨ ਬੱਚੇ 4-4 5-5 ਸਾਲ ਦੇ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਤਾ ਅਦਾਲਤ ਚੋਂ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਿਟਿੰਗ ਕਰਾਤੀ। ਜੱਜ ਵੀ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਵਕੀਲ ਵੀ ਬਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਬਹਿ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾ ਕਰੀਏ। ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਜੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਪੈਗੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਦੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਮਕਾਨ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਉਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੱਥੇ ਮੱਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਾਲਾ ਮੇਰੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਕੀਤੀ। JFK ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੌਨ ਐਫ ਕੈਨੇਡੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਮੈਨ, ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਦੈਟ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਮਰਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਲੱਗਾ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਸਿਟਿੰਗ ਰੂਮ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਗੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਛੋਟੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। यूरोप कनाडा ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ सवाल ही नहीं पता था, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂरत हैगी। नहीं, वैसे मुझे पाकिस्तान में याद आ गया कि वो बच्चों को ना मैं मॉनिटर बनाते थे कि पता नहीं इंचार्ज होती थी, हेड गर्ल होती थी स्कूल की, तो वो उन्होंने बच्चों के नाखून चेक करने और उनकी ड्यूटी होती थी सफाई का, कपड़े चेक करने साफ़ हैं कि नहीं है। तो वो मैंने बजाय बच्चों पे सख्ती करने के, मुझे नहीं अच्छा लगता था कि बच्चों पे सख्ती की जाए ना, मैंने उनको बच्चों का फ़ाइन रख दिया। मैंने कहा 1 रुपया या 2 रुपये उस ज़माने में होते थे कि आप फ़ाइन लेके आओगे, उनको 1 रुपया, 2 गलत काम होने तो 2 उनको रुपये फ़ाइन होता था। तो वो अपनी तबीयत चंदा रख दिया। नहीं, आपको गलत किया ना। आपको चाहिए तो 2-3 चपेड़े मुंह पे मार दिए, आइंदा से वो ना करते। तरीकाकार तो यही है ना, चपेड़ मारनी चाहिए बस। और चंदा सिस्टम कर दिया ना उन्होंने, जमात वाला। अच्छा नहीं, इन्होंने गलत कुछ नहीं किया। एक है मिर्जा साहब की सुन्नत कि वो बच्चों को मारते थे और वो गलत करते थे। जो यहाँ पे मिर्जा मसरूर साहब है ना, उन्होंने बच्चों की टाफियों में भी चंदा रखा हुआ है कि टाफियों के लिए जो पैसे मिलते हैं ना, उसमें से भी चंदा दो, जो जेब खर्च मिलते हैं। तो इन्होंने मसरूर साहब की बात पे अमल किया, क्योंकि ये थोड़ा सही है, अच्छा तरीका। ये मारना तो बच्चों को बुरी बात है ना, जो मिर्जा साहब करते थे, बच्चों को मारना बुरी बात है। भाई ये लोग नहीं है सिस्टर, ये रूहानी लोग नहीं है, ये दीनी लोग नहीं है। इनका ना दीन इस्लाम से कोई लेना देना है, ना नबी पाक उसवा हसना से कोई लेना देना है। ये दरिंदा सिफ्त और भेड़िया सिफ्त लोग हैं। आप इनको पता नहीं क्या समझ के, और जितनी आपने बातें की हैं पहले जब हम उनके फजीलत की बात कर रहे थे, मुसलमान यहाँ पर लोट पोट हो रहे थे, फड़क रहे थे मुसलमान, जैसे मछली पानी से बाहर निकाल के रख दी गई। अस्तगफार लोग नीचे पड़ रहे थे कि ये बंदा है, इसको ये इतना ऊंचा दर्जा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये नबी पाक के पहलू पे पहलू आके खड़ा हो गया है। इसका ना किरदार उस तरह का, ना इसकी कोई तकवा और ज़ुहद उस तरह का, इसका कोई अमल है ही नहीं। जो कहते हैं जी इन्होंने नबी पाक के काम को आगे बढ़ाया। नबी पाक के तो जूतों के साथ लगी हुई खाक को भी नहीं बंदा पहुंच सकता, ये नबी पाक के पहलू पे पहलू ला के खड़ा कर। आमिर भाई इनको ये कहे बस इनकी किताबें पढ़े मिर्जा साहब की, इंशाल्लाह ताला अगर इनके दिल में ज़रा सा भी ईमान हुआ ना, तो मुझे 100% ये यकीन है कि ये राय रास्त पे आ जाएंगी और ये कलमा पढ़ लेंगी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इंशाल्लाह।
वो तो देखिए ना, मेरा तो ख्याल है कि वो बंदे को इस तरह की बातें 1 2 3 सबूत के तौर पर मिल जाएं तो बंदा ऐसे बंदे को फॉलो नहीं करता, ना उसको अपना मजहबी पेशवा मानता है। तो ना मानना हो तो जितनी मर्जी किताबें पढ़ते रहें, कोई असर नहीं होगा। लेकिन बहरहाल किरदार सारा इसी तरह का है, यही उनका काम है, दीनी और दुनियावी, यही उनका अखलाक है, यही उनका वतीरा रहा है सारी ज़िंदगी। आप इनको जो मर्ज़ी बनाती फिरें, हम तो ऐसे बंदे को इंसानियत से भी गिरा हुआ मानते हैं। अच्छा, आखिरी एक बात कर लूँ मैं अमतला सिस्टर, जी करें। आपके पास कोई बंदा आए और कहे कि मुझे आपसे काम है, आपका जो रिश्तेदार है फ़लाँ 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 फैमिली का बंदा, उसके साथ मेरी बहन ब्याही हुई थी, तो वो आपके दस्तखतों के साथ अब मेरी बहन को वो ज़मीन मिल सकती है जो आपके रिश्तेदार के आपके कज़न के नाम थी। तो अगर आप दस्तखत कर दें तो वो ज़मीन हमें मिल जाएगी। हमारी बहन इतने सालों से आपके कज़न के साथ ब्याही हुई थी और वो बेचारी वो फौत हो गया, घर ही नहीं आया, घर से गया। तो आप क्या कहेंगी उसको, अगर कोई इस तरह की हाजत लेकर आपके पास आए, ज़रूरतमंद आपके दरवाजे पे, आप क्या कहेंगी उसको? आपने सिर्फ दस्तखत करने हैं क्योंकि आपकी फैमिली का मैटर है कि आपके नाम वो ज़मीन आपके दस्तखतों के बगैर आगे ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, सिर्फ इतना सा मसला है। नहीं, मेरे वो से बंदा आया, मेरे से तो ज़बरदस्ती कराए गए हैं ना दस्तखत, मैं तो जानती हूँ इस चक्कर को। हाँ, हाँ, अगर कोई वैसे हाजतमंद आपके पास आए, ना फैमिली का प्रेशर होता है ना आप पे, आप उस वक्त अगर झगड़ा नहीं करना चाहते तो आप तो चुप करके दस्तखत कर दोगे। वो तो आपको कोर्ट लेके जाएंगे, आपको, आप क्या करोगे? माँ बाप हैं आपके, वालदैन हैं, वो ज़बरदस्ती दस्तखत करवा रहे हैं, तो माँ बाप के सामने वो अल्लाह ताला कहता है बूढ़े हैं तो उफ भी ना करो। हाँ जी, तो क्या कर लोगे, क्या कर लोगे? माँ बाप के सामने क्या करोगे? माँ बाप ज़बरदस्ती दस्तखत करा रहे हैं तो। नहीं चलें, वो तो माँ बाप ने जो किया नहीं करना चाहिए था। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई बंदा रिक्वेस्ट लेकर आए, आप क्या कहेंगी उसको? वो तो ज़रूरतमंद है, वो सिर्फ आपके दस्तखतों से उसका काम हो सकता है। कर देंगे दस्तखत के उसको ब्लैकमेल करेंगी? नहीं, अल्लाह ताला कहते हैं अपने हक के लिए लड़ो, किसास में आपकी ज़िंदगी है। नहीं, आपके हक सिस्टर में बात आपका राइट नहीं है। वो जो सिग्नेचर करवाने के लिए जिस चीज़ के लिए आ रहा है ना, वो आपका कोई राइट नहीं है। बस वो कानून कुछ इस तरह का है कि जैसे अगर मैंने कोई अपनी ज़मीन किसी और अपने भाई के नाम करवानी हो तो उसमें चाचे के भी दस्तखत चाहिए, मामे के भी चाहिए, कज़नों को भी चाहिए, खाला का भी चाहिए दस्तखत। हाँ, उनकी प्रॉपर्टी वो नहीं है, लेकिन बस कानून इस तरह का है। नहीं, हक छोड़ना है ना, हक छोड़ने का अल्लाह ताला कहाँ कहता है कि हक छोड़ो? ये आपका तो हक है ही ना आपका। औरत को औरत का हक मिले, मर्द को मर्द का हक मिले, हक तो दो ना औरत को। सिस्टर वो ठीक आपका है। हक नहीं है ना वो, यही तो बात कर रहे हैं। नहीं, क्यों नहीं है? वो उसका वजह होनी चाहिए ना कि क्यों नहीं है हक। आपसे साइन क्यों करा रहे हैं अगर आपका हक? मैं बता देता हूँ जी, आप क्यों नहीं हक नहीं है। आप वहाँ पे एक घर लेती हैं कनाडा में, पैसे पे करती हैं, घर ले लेती हैं, वो घर आपका हो गया, आपके नाम हो गया, आपका घर। बताइएगा जरा, आपका हो गया जी घर। अब वो आप देना चाहती हैं अपने बेटे को, गिफ्ट के तौर पे देना चाहती हैं अपने बेटे को, तो उसके लिए आप जो है वो जाती हैं अदालत में। तो अदालत वाले कहते हैं कि ठीक है, आप अपने बेटे को गिफ्ट दे सकती है, लेकिन इसमें आपके चाचे के भी सिग्नेचर होंगे, आपके फलाने कज़न के भी होंगे, उस खाला के भी होंगे, उसके सिग्नेचर आपको जो है ना इस एग्रीमेंट में करवाने पड़ेंगे, तो आप अपने बेटे को गिफ्ट कर सकती हैं। तो क्या वो आपकी प्रॉपर्टी जो आप अपने बेटे को देना चाहती है, आपके मामे, चाचे, खाला, कज़न, उनका हक है आपकी प्रॉपर्टी? खाला, चाचे, मामे का तो कोई यहाँ पे प्रॉपर्टी पे हक नहीं होता। प्रॉपर्टी तो यही बात है ना, यही कंडीशन ये है ना कि इस कंडीशन में अगर आप उनके पास जाएं कि देखें मैंने एक घर लिया था जो कि मेरे नाम है, मैं अपने बच्चे को गिफ्ट देना चाहती हूँ, लेकिन कानून वहाँ का, उस मुल्क का कानून कुछ इस तरह का है कि वो कानून कहता है कि भाई इस तरह अगर आपने अपनी ज़मीन अपने बेटे को देनी है तो आपको ये करीबी रिश्तेदारों के सिग्नेचर भी करवाने होंगे।
तो आप उनसे सिग्नेचर करवाने जाएं तो उनको क्या करना चाहिए? सिग्नेचर कर देने चाहिए या नहीं करने चाहिए? नहीं, अगर वो माँ बाप या जिसकी प्रॉपर्टी है वो ज्यादती कर रहा है, जो भी है, वो अगर बच्चों को या जो भी उनके हुकूक हैं, चचे चाची जो भी हैं, उनको हक नहीं दे रहा, उनका कोई हक बनता, वो कानून के पास अदालत में जाते हैं। सिस्टर, आपको मैंने बता दी है कंडीशन कि आपने पैसे अपनी पॉकेट से कमा के एक घर खरीदा है, उस घर को आप अपने ही बेटे को देना चाहती हैं, उसके अपने बेटे के नाम उनको एज ए गिफ्ट देना चाहती हैं, उसमें आपके मामे चाचे का कौन सा राइट आ गया बीच में? अच्छा, आप मामे चाचे का पूछते थे ना, बेटे को, बेटा जवान होगा बेटे को लेना। तो जवान ही नहीं है तो सिस्टर, बच्चे को बेटा क्या- जवान हो छोटा हो उस चीज को छोड़ दिया, अब आप एज ए गिफ्ट देना चाहती हैं, चाहे जवान है छोटा, जो आपकी चीज है ना, आप उसको जो मर्जी चाहे आग लगा दे अपनी चीज को, अपने बेटे को आप देना चाहती हैं। लेकिन वहां का कानून कुछ इस तरह का है, कानून कहता है कि आप मामे चाचे ताए कजनों के सिग्नेचर भी करें। हो सकता है ऐसा तो नहीं है कि किसी और की प्रॉपर्टी का हिस्सा बनता हो इसमें, तो वो कहते हैं कि भाई आप उनके सिग्नेचर, तो क्या आप मामे चाचे कजनों के पास जाएं, उसे कहें कि ये मेरा एक घर है जो मैं अपने बेटे को देना चाहती हूँ गिफ्ट, तो ये ज़रा सिग्नेचर कर दें, तो उनको क्या करना चाहिए? कर देने चाहिए सिग्नेचर या नहीं करने चाहिए? नहीं, वो सिग्नेचर क्यों करेंगे जब वो बच्चे को देना है और मेरा है और बच्चे को देना, तो लॉ है ना, मैं पूछ रहा हूँ कि उस मुल्क का, उस कंट्री का ये लॉ है। लॉ कहता है कि अगर इस तरह आप अपने बेटे को अपनी चीज़ गिफ्ट करें तो करीबी रिलेटिव के सिग्नेचर ज़रूरी हैं, ऐसा ना हो कि आप किसी का हक मार रही हो। तो फिर इस कंडीशन में क्या करना चाहिए उनको? उस कंडीशन में उनके सिग्नेचर चाहिए आपको बेटे के हाँ जी। नाम करने के लिए, जी जी। तो सिग्नेचर करवाएंगे फिर। नहीं तो जिनके पास, मैं कज़न के पास जाता हूँ सिग्नेचर करने के लिए, तो उसको क्या करना चाहिए? कर देने चाहिए या कहना चाहिए चलो ना जब मैं नहीं करता? नहीं, आप डिपेंड करता है ना कि वो बंदा कैसा है, उसकी नीयत कैसी है। सिस्टर, नियत शियत तो मैंने सारी बता दी है आपको, सब कुछ, सारी कंडीशन आपके सामने रख दी है। इस कंडीशन में आप अपने कज़न के पास जाएं तो आज भी पाकिस्तान में ये जायदाद की मुंतकली का जो है ना ये कानून है कि जब मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी है, एक ओनर है उसने बेची है, जब वो मेरे नाम मुंतकिल होती है ना, तो वो कहते हैं कि जो पत्तीदार है ना, यानी उस ज़मीन में जो इर्द गिर्द वाले जो लोग हैं, आपकी ज़मीन के राउंड अबाउट जिनकी ज़मीन है, वो कहते हैं उनके भी सिग्नेचर चाहिए होते हैं। आज भी ये पाकिस्तान में है कानून। तो हमें जब भी कोई प्रॉपर्टी लेनी होती है वो हम इर्द गिर्द वाले लोगों पे ले जाते हैं साथ, भी आपको खर्चा वगैरह हम दे देंगे, आने जाने का किराया वगैरह आपको हम दे देंगे, या हमारे साथ चलें आप, तो वहाँ सिग्नेचर कराएं, वो कराते हैं जाके। डेली पता नहीं कितने लोग जा रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो क्या कज़न आपको को जवाब दे देना चाहिए आपको कि भाई चल ना जब मैं नहीं करता, हालांकि ना उसकी प्रॉपर्टी ना कुछ लेना देना, सिर्फ बाय लॉ उसके सिग्नेचर ज़रूरी हैं। समझ नहीं आ रही आपको किसके सिग्नेचर। अच्छा अगर जया भाई मैं किसकी आ रही है? जी मेरी आ रही, मैं आपको बताता हूँ जी हिम्मा सिस्टर, शायद मैं आपको समझा नहीं सका। आपने वहाँ पे $1,00,000 का एक घर खरीद लिया, ठीक है जी। घर आपने ले लिया, आपके नाम जो है वो घर ट्रांसफ़र हो रहा है जी, ठीक है, पैसे आपने उनको पे कर दिए हैं। अच्छा, तो आपके नाम घर ट्रांसफ़र हो गया। अब कुछ अरसे के बाद आप चाहती हैं कि मेरा एक बेटा है, तो मेरे बेटे की जो है वो बर्थडे है, मैं उसको ये घर गिफ्ट कर देती हूँ। आप चाहती हैं कि मैं अपने बच्चे को ये घर, अपने बेटे को ये घर गिफ्ट दे दूँ। आप अपने बेटे को कहते हैं बेटा ये घर आपका हुआ, मैं इसको आपके नाम करवा देती हूँ। आप अदालत में जाती हैं कि ये मेरा घर है, ये मेरे नाम पे है, या इसके पेपर्स हैं, मैं अपने बेटे के नाम करवाना चाहती हूँ, इसको मेरे बेटे को दे दें, मैं उसको एज ए गिफ्ट देना चाहती हूँ। अदालत कहती है ठीक है हम दे देते हैं आपके बेटे के नाम, इसको मुंतकिल कर देते हैं। वो अदालत कहती है कि आप जो है ना अपने ये पेपर हैं, आपके ट्रांसफ़र पेपर हैं आपके जायदाद के, आपके घर के, तो आपके एक कज़न के भी सिग्नेचर चाहिए, एक चाचू के भी इस पर सिग्नेचर चाहिए, एक मामू के भी चाहिए सिग्नेचर, तो वो आप करवा लाएँ इस पर, तो हम आपको घर आपके बेटे के नाम कर देते हैं। आप जाती हैं अपने मामू के पास, उनको बताती हैं कि भाई ये मैं कर लिया था तो मैं अपने बेटे को देने लगी हूँ, तो ये सिग्नेचर कर दें इस पेपर पे, क्योंकि अदालत वाले कहते हैं कि भाई मामे चाचे के भी सिग्नेचर चाहिए।
उनको क्या करना चाहिए? सिग्नेचर कर देने चाहिए? आपके मामू के पास आप जाती हैं, वो सिग्नेचर उनको कर देने चाहिए आपके पेपर्स पे या नहीं करने चाहिए? करने चाहिए, लेकिन अगर उनका प्रॉपर्टी में हिस्सा बनता है कुरान के हिसाब से उनका हिस्सा है तो वो अपना हिस्सा सिस्टर आपको मैंने बता तो दिया कि आपने खुद बाय किया, उनका कहाँ से हिस्सा, मामे का हिस्सा कहाँ से बन गया आपकी प्रॉपर्टी? अच्छा नहीं, औरत की प्रॉपर्टी है ना, उस पे अगर वो भाई हो, भाई का हिस्सा नहीं होता उसमें। तो औरत की आपकी प्रॉपर्टी के पे आपकी वालदा के ब्रदर का हक कहाँ से आ गया? अच्छा नहीं, उनका हक नहीं होता, ठीक है। शुक्र। तो इस कंडीशन में वो उनको कर देने चाहिए सिग्नेचर। हाँ जी बिल्कुल यही है ना, कर देने चाहिए। लेकिन अगर वो बंदा कहे चल दौड़ जा, मैं नहीं करता, आपका मामू कहे चल ना हंस जा, मैंने नहीं करता सिग्नेचर, तो क्या कहेंगे आप? मामू से क्या कहेंगे? मामू के बारे में क्या ख्याल होगा आपका? पुलिस बुला लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मामू आपका कह दे कि तू जी अपनी धी का रिश्ता देंगी तो फिर मैं सिग्नेचर करांगा, नहीं तो मैं नहीं करता, फिर ਅਸੀਂ खुला ਲੈ ਲਾਂਗੇ। खुला किरकुल लेना है, तलाक ले लांगे, तलाक ले लांगे। ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। हम तो ले बेटा आपकी मेरा ख्याल है ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣ, ਗੱਲ ਸਮਝਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ नहीं कत्ल तो नहीं करना, हम रिश्तेदारियां का मामला है। नहीं, मुझे अब पता लग रहा है कि अब आप बात को फॉलो ही नहीं कर रही। आपकी जो है ना जहन की वो लिमिट क्रॉस हो रही है। आप रेस्ट कर लें, बात है ना इधर नहीं है कहीं और। हाँ, बात काफ़ी लंबी हो गई है, थोड़ा रेस्ट कर लें, क्योंकि अब आप 10 मिनट से ज़्यादा भाई आपको एक बात बता रहे हैं तो आपके जहन में वो बात, हालांकि एक एग्जाम्पल है, लेकिन आपके जहन में वो एंटर ही नहीं हो रही। शायद वहाँ पर अब कैपेसिटी ख़त्म हो गई है, आपका जहन थक गया है। रेस्ट कर लें, फिर इंशाल्लाह आपसे बात हो जाएगी। और जितनी जल्दी हो जाए ना, सुन लें बात, जितनी जल्दी हो जाए 4 अरब भेज के ना इस्लाम में आज छोड़ दे। ये सारे जो कुछ कर रहे हैं ये आपकी आंखों के सामने रख दिया, देख ही लो। हम साइन करवा लेंगे, हम पुलिस को बुला के साइन करवा लेंगे भाई। वो तो साइन तो करवा लेंगे, अगर आप उसने ब्लैकमेल करना, मामू को अंदर करा देंगे। अगर मामू ने आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और कहा कि आप अपनी बेटी का रिश्ता दो या अपने बेटे को मेरी बेटी के साथ ब्याह, तो मैं दस्तखत करूंगा, क्या कहेंगे आप? आप तो कहेंगे तुम बड़े ब्लैकमेलर हो, तुम बड़े बेशर्म हो कि तुम ज़मीन के कागजात पर दस्तखत करवाने के लिए मुझसे मेरी बेटी का रिश्ता मांग रहे हो या मेरे बेटे को मजबूर कर रहे हो कि वो तुम्हारी बेटी से ब्याह करे। कहेंगे कि नहीं कहेंगी? कहेंगे ना। यही मामला हुआ है। मोहम्मदी बेगम का बाप आपके मिर्ज़ा साहब के पास ज़मीन के कागजात पर दस्तखत करवाने आया था, क्योंकि उसकी बहन ब्याही हुई थी मिर्ज़ा साहब के कज़न के साथ, गुलाम सैन उसका नाम था। वो घर से गया, वापस नहीं आया। आईना कमालत इस्लाम में मिर्ज़ा साहब ने ये पूरा वाकया बयान किया। सुन रही हैं कि मैं आप कपने लगा हूँ? सुन रही हूँ, मुझे सब समझ नहीं, लेकिन अगर आपका ज़हन थक गया है तो कुछ ज़रूरी नहीं है, इतनी बातें हो गई हैं। नहीं, आप करें बात, मैंने कहाँ चले जाना है या आपने कहाँ चले जाना है? नहीं, आप थकावट भी हो जाती है ना ज़्यादा बातें सुनने से। मैं ये कह रहा हूँ, आईना कमालत इस्लाम में मिर्ज़ा साहब ने ये बात बयान की है कि अहमद बेग मेरे पास इस काम की गरज से आया था। किस काम की गरज से? कि उसकी बहन ब्याही हुई थी मेरे चचाजाद भाई गुलाम सैन के साथ। अच्छा। मेरा चचाजाद भाई गुलाम सैन घर से गया, आया नहीं, 20-25 साल घर वापस नहीं आया। तो इन्होंने तसव्वुर कर लिया, सोच लिया, इमेजिन कर लिया कि वो उसकी डेथ हो गई है कहीं। उस ज़माने में मोबाइल तो नहीं ना होते थे, टेलीफोन रबते तो नहीं होते थे। वो घर से गया, नहीं आया, गुम हो गया। इन्होंने समझा कहीं मर गया, लोगों ने दफना दिया होगा कहीं। अब उसकी ज़मीन उसकी बेवा को मिलनी है, जो बेचारी 20-25 साल तक उसके इंतज़ार में बैठी रही है कि मेरा शोहर घर से गया, शायद आ जाए, शायद आ जाए, शायद। वो नहीं आया। अब उसने मान लिया फोत हो गया कहीं, उसको ज़मीन मिलनी है, मिल गई है, वो अपने भतीजे को देना चाहती है। जज के पास जाती है, पटवारी के पास जाती है। पटवारी कहता है कि मिर्ज़ा साहब के दस्तखत ज़रूरी हैं, क्योंकि मिर्ज़ा साहब का वो चचाजाद भाई था और बे औलाद था, ला वलद था, उसकी औलाद नहीं थी। मिर्ज़ा साहब के दस्तखत ज़रूरी हैं, वरना ये ज़मीन ट्रांसफ़र नहीं हो सकती।
अहमद बेग मिर्ज़ा साहब के पास आ गया है कि इन कागजात पर दस्तखत कर दें ताकि मेरी बहन अपने भतीजे को ज़मीन ट्रांसफ़र कर दे। मिर्ज़ा साहब ने कहा कि ज़मीन के कागजात पर दस्तखत तब करूँगा तुम अपनी बेटी का रिश्ता मुझे दो। अच्छा, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? नहीं, ये बात नहीं थी, वो केस लटक गया था, इस वजह से रिश्ते की बात चली थी। जो मैंने स्टडी किया है ना, वो ये था कौन सा केस लटक गया था? उसका जायदाद का मामला लटक रहा था। वो औरत को लटका रहे थे, मोहम्मदी बेगम को जायदाद पे कब्जा करने के लिए। औरत क्या 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 वो तंग कर रहे थे। हेलो। मोहम्मदी बेगम का खामन दस्ती था, पंक्चर। दूसरा था, वो तंग कर रहे एनु कहते थे। ने दस्ती पंक्चर। हाँ, आपकी तबीयत पता नहीं, आप थक गई हैं। मैं कह रहा हूँ कि मोहम्मदी बेगम तो छोटी सी बच्ची थी, कौन सा ससुर उसका? अहमद बेग आया था अपनी बहन के लिए दस्तखत करवाने। आप मोहम्मदी बेगम की बात कर रहे थे ना? हाँ, नजरिया जरूरत के तहत पंक्चर लग रहे हैं, जो हाथ में चढ़ रहा है वही लगा जा रही। देख तो लेना पंचर लगाना कहाँ पे है। इनको नहीं यहाँ पता। से ट्यूब फटी इनको हुई नहीं है नहीं जहाँ पता पर लगा रही हैं आप। आईना कमालात इस्लाम किताब है आपके पास मिर्जा साहब की? निकाल लें। रूहानी खजाइन की 5वीं जिल्द में पड़ी हुई है, आप वो खोल के पढ़ें। वहाँ पर लिखा हुआ है कि अहमद बेग ज़मीन के कागजात पर दस्तखत करवाने आया था। मैंने उसको कहा दस्तखत तब करूँगा बेटी का रिश्ता दो मुझे। अच्छा किया कि बुरा किया मिर्जा साहब ने? वो तो उन्होंने, वो हिकमत होती है ना, बार दफा हिकमत से बंदा बात करता है मामला हल करने के लिए। अच्छा, इसमें हिकमत है। हाँ, मतलब ये कि उनको पता था ना, रिश्तेदार थे, पता था कि लटकाया हुआ औरत को तंग कर रहे हैं। कौन सी औरत को? जो जिसका कौन सी? जो जायदाद का मामला था। आमिर भाई जायदाद बता देना इनको, हिकमत बता दे। जो आमिर भाई पहले इनको ना, जब दोबारा आया तो क्या बताने देना जिसको लटकाया हुआ था वो कौन था, किसको लटकाया हुआ था। पहले इनको आमिर भाई बताने दे, इनको बताने दे सारी, इनसे सुने आपके सारे मामला क्या था। तुझे ना दसो, इन्हों को सुन। आप बताएं आपके मुतालिया में क्या बात आई है कि क्या मसला अहमद था? बेग आप कह रहे हैं ना, ससुर था मोहम्मदी बेगम का। लो, वो बाप था मोहम्मदी बेगम का। बाप था। मुझे नहीं पता, आप बता दें या मुझे हवाला दे दें। भाई ऐसा ना करें आप, जितना उन्हें पता है वो बता रही हैं आपको, तो फिर पूरा सुन लें उनसे पहले। सुल्तान अहमद बाप था। आप मैं तो सुन वास्ते, हवाले के साथ बात करें ना, हवाले के साथ बात करें। मैं तो सुनने के लिए बैठा हूँ। आमिर भाई नहीं ना सुनने दे रहे। मैं तो आमिर भाई ने क्या भी तुसी इन्हां को सुनो। जब तक पता ना हो माफी हो जाती है, वो वापस वो आ सकती हैं। एम्मा सिस्टर जो है ना, वो ठीक कह रही हैं। असल में अमन नजीर भाई को खुद नहीं पता। अच्छा, अहमद बेग जो था वो मोहम्मदी बेगम का बाप क्यों आया था मिर्जा साहब के पास, बताएं। भाई मुझे आप बताएं ना, मैंने इतना केस जायदाद का है, मुझे जो समझ आई है तो जायदाद का समझ आई है कि जायदाद का चक्कर था। वो मोहम्मदी बेगम को तलाक नहीं दे रहा था क्योंकि उससे उसकी प्रॉपर्टी पे, वो प्रॉपर्टी का चक्कर था। प्रॉपर्टी सबको समझ आ गया, सब समझ आ गई है। हुन सही समझ आई है ना, मतलब आगे आप और ठीक थोड़ा समझ खुल के आई बताएं ना। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि वो तलाक नहीं दे रहा आगे था, समझ तो फिर आगे थोड़ा सा आगे पूरी आगे बात फिर बताएं नेक्स्ट ना, क्या हुआ ताकि था? आगे पढ़ना, खुद पढ़ना। आपने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा है? मैंने तो बहुत पुराना पढ़ा हुआ है, तो जितनी आप इनसे बात सुनी है वो मुझे याद आया। अगर किताब खोल लेंगे तो आसानी हो जाएगी। नहीं, वो जो कुछ जो भी आपके ज़हन में है वो तो बता दें। वो बता देना आप। नहीं, वो फिर उसने सुलह कर ली थी ना, जो मुझे समझ आई थी। उसने, बाप मर गया था और बेटे ने फिर सुलह कर ली थी, मोहम्मदी बेगम को तलाक नहीं दी थी। अच्छा, ठीक। ये मामला हल हो गया था, मामला हल हो गया। जायदाद फिर होगी थी वापस। एक मिनट आमिर भाई, इन्होंने नहीं पढ़ा हुआ, ये बेचारी बिल्कुल भी कोरी हैं। आप इनको जैसे छोटे बच्चों को समझाते हैं ना, उस तरह से समझाएं, समझ जाएंगी।
इन्होंने नहीं यार पढ़ी। क्या हो गया कोरी, क्या वो सही बात कर रही हैं? आपको प्रॉब्लम है अबू कोई? बकर अबू बकर भाई यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम है? वो सही बात कर रही हैं, उन्होंने पढ़ा हुआ है, आप तो ऐसे ही हवाओं में छोड़ रहे हैं। उन्होंने अबू पढ़ी हुई बकर है। भाई नहीं, वो सिर्फ खाली मिर्जा साहब की मोहब्बत में पेंचर लगा रही हैं, नहीं पढ़ा हुआ उन्होंने। आप उनको समझाइए। भाई उनको जब पढ़ा। पता नहीं है जिस बात का, वो उस पे इतने बड़े बड़े पेंचर लगा रही हैं, मैंने देखा ही नहीं तो बताने के बाद क्या करेंगी? उन्होंने किताब पढ़ा हुआ है, किताब पढ़ी हुई है उन्होंने। अच्छा